फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल। तो दोस्तों, सीआईबी का हम लोग एमसीक्यू का लेसन लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। ये हमारा एमसीक्यू का सेकंड लेसन है। दोस्तों, इससे पहले मैं एक एमसीक्यू का लेसन लेके आया था जिसमें मैं चैप्टर 1 to 3 कवर किया था। आज हम लोग चैप्टर 4 to 7 कवर करेंगे, क्योंकि इस पिछले वीक का हमारा टारगेट था कि हम लोग 7th चैप्टर तक कवर करेंगे, और हम लोग सफल भी हुए उसे कवर करने में। और नेक्स्ट वीक में हम लोग उसके आगे चैप्टर 8 से लेकर मैं यूनिट 2 में भी चला जाऊँगा, मॉड्यूल बी में भी पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग सीआईबी एग्जामिनेशन से पहले अपना एबीएम, बीएफएम और रिटेल बैंकिंग तीनों का सिलेबस कवर करेंगे दोस्तों। और फ्रेंड्स, और इस तरह आप लोग नोट्स बनाते चलिए, ये काफ़ी ज़रूरी है नोट्स बनाना, क्योंकि लास्ट समय में क्या होगा कि यही नोट्स आपको काम आएगी रिवीजन पर्पज से, क्योंकि इतने सारे वीडियोज़ को आप एक बार में नहीं देख पाइएगा, तो इसीलिए नोट्स बनाना काफ़ी आवश्यक है। और यदि आपको पीडीएफ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो फ्रेंड्स नीचे लिंक मिलेगा मेंबरशिप का, उस पर आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को, जो कि है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड बाय लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज गिवन बाय। यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस के थ्रू हम लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करते हैं, पता लगाते हैं, ये थ्योरी कौन दिया था? तो देखिए, ऑप्शन ए है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन बी है जेएम किन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन सी है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन डी है हिक्स एंड हैंसन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो जिन लोगों ने मेरा थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वाला चैप्टर देखा है, मैंने अच्छे से क्लियर किया था दोस्तों कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस जब भी आए तो आपको दिमाग में जेएम किन्स का आना चाहिए दिमाग में। इसका नाम ही है लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। ठीक है दोस्तों, जेएम किन्स। जहां तक बात है हिक्स एंड हैंसन, तो हिक्स एंड हैंसन में हम लोगों ने देखा था कि ये बेसिकली ISLM कर्व था दोस्तों, तो ये तो होगा नहीं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है, और क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली IS कर्व था दोस्तों। ठीक है, तो जेएम किन्स का एलएम कर्व यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। तो जेएम किन्स का लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है, जिसके थ्रू हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता लगाते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे। एक और तरीका है इसको याद रखने का। देखिए, लिक्विडिटी प्रेफरेंस में पहला वर्ड एल है, और हम क्या, और हमें पता है कि जो किन्स थ्योरी का जो दूसरा वर्ड है, किस थ्योरी को हम लोग लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व भी कहते हैं दोस्तों। तो आप लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है, डिमांड फॉर मनी बाय द पीपुल डिपेंड्स ऑन हाउ दे डिसाइड टू बैलेंस देयर पोर्टफोलियो बिटवीन मनी एंड बॉन्ड इन द। दोस्तों, मैंने बताया था, मैंने समझाया था दोस्तों कि पीपुल मनी का जो डिमांड है लोगों के लिए, वो इस बात पे निर्भर करता है कि वो लोग जो हैं किस तरह अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, दो तरह से बैलेंस कर सकते हैं। या तो वो पैसा डिमांड फॉर मनी के रूप में होगा, या वो बॉन्ड के रूप में होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा गया है कि किस तरह की इकोनॉमी में ऐसा होता है। तो ऑप्शन ए में कहा गया है ओपन इकोनॉमी, बी में कहा गया है टू एसेट इकोनॉमी, सी में कहा गया है मार्केट इकोनॉमी, और डी में कहा गया है कंट्रोल इकोनॉमी। तो दोस्तों, आपको ये पता होगा कि हमने टू एसेट इकोनॉमी की बात की थी। तो टू एसेट इकोनॉमी में क्या होता है कि लोगों के पास जो जो पैसे होते हैं, या तो वो मनी के रूप में रखते हैं या बॉन्ड के रूप में रखते हैं। और मैं और समझा दूं दोस्तों, बॉन्ड के रूप में वो तब रखते हैं जब ब्याज का दर ज़्यादा होता है, और रेस्ट केस में जब ब्याज का दर कम होता है तो वो पैसा मनी के रूप में रखते हैं दोस्तों, कैश के रूप में रखते हैं, करंट अकाउंट बैलेंस के रूप में रखते हैं। इन सभी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कशन किया था अपने थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट चैप्टर में। तो देखिए दोस्तों, जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था उसको देखिए यहाँ पे हम लोग अप्लाई करना सीख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिक्स हैंसन सिंथेसिस जो है वो किसके किसके बीच का सिंथेसिस था। तो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था हिक्स हैंसन सिंथेसिस को ISLM कर्व कहते हैं। IS कर्व और LM कर्व के बीच का जो सिंथेसिस है उसे हम लोग हिक्स हैंसन सिंथेसिस कहते हैं। IS कर्व को बता दो दोस्तों आप लोगों को कि क्लासिकल कर्व होता है, LM कर्व हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है। तो दोस्तों, और LM कर्व का दूसरा नाम है हमारा जेएम किन्स थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्लासिकल एंड जेएम किन्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। IS कर्व एंड LM कर्व रिलेट टू विच ऑफ द वेरिएबल। अब देखिए दोस्तों, आपको IS और LM कर्व यदि पता है तो आपको पता होगा कि y एक्सिस पे क्या शो किए थे हमने, और x एक्सिस पे हमने क्या शो किया था। यदि आपको ये चीज़ें पता है तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन को देखिए, ए ऑप्शन कह रहा है इनकम एंड मनी, बी ऑप्शन कह रहा है इंटरेस्ट एंड मनी, सी ऑप्शन कह रहा है इनकम एंड इंटरेस्ट, डी ऑप्शन कह रहा है इनकम इंटरेस्ट एंड मनी। तो डी को तो ऐसा ही हटा दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा ISLM कर्व था वो हमने प्लॉट किया था 2D ग्राफ पे, जिसमें केवल x एक्सिस था और y एक्सिस था, तीन पैरामीटर तो थे ही नहीं। तो ऑप्शन डी तो गया। अब ऑप्शन ए बी सी में से क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों, इनकम एंड मनी, तो इनकम और मनी के बीच में, यानी कि मनी डिमांड और इनकम का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इंटरेस्ट और मनी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी डिमांड के बीच में हम लोगों ने देखा था दोस्तों, वो उसे कहते हैं मनी डिमांड कर्व, वो हमारा ISLM कर्व नहीं था दोस्तों।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनकम एंड इंटरेस्ट। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ऑप्शन को इलिमिनेट कर रहे हैं दोस्तों। हम अपने अपने तथ्य के थ्रू, अपने फैक्ट के थ्रू ऑप्शन को इलिमिनेट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इनकम एंड इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो हमारा ISLM कर्व होता है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं हमारे AVM में। तो आप लोग इन तीन तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। तो ISLM कर्व में इनकम और इंटरेस्ट के बीच का ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हिक्स हैंसन, फिर से देखिए हिक्स हैंसन पे क्वेश्चन है। हिक्स एंड हैंसन, द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम एट अ पॉइंट। तो हिक्स एंड हैंसन के द्वारा ये कहा गया था कि जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो किस पॉइंट पे होता है, कि जहाँ पे IS कर्व और मनी सप्लाई इंटरसेक्ट करे, जहाँ पे IS कर्व और इनकम कर्व इंटरसेक्ट करे, जहाँ पे IS और LM कर्व इंटरसेक्ट करे, और डी में कह रहा है जहाँ LM एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करे। तो दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया था कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पॉइंट पे रीच होगा जहाँ पे हमारा IS और LM कर्व इंटरसेक्ट करे। तो जहाँ पे ऑप्शन को आप देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें यही कहा जा रहा है कि IS कर्व जो कि क्लासिकल कर्व है, LM कर्व जो कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे ही हम लोग इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। एज पर कीन्स इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई पीपल होल्ड देयर पोर्टफोलियो। अभी मैंने बात किया था दोस्तों, लोगों के पास दो ऑप्शन है अपने पोर्टफोलियो को रखने का, एक तो वो पैसा के फॉर्म में रखेंगे और एक दूसरा है कि वो बॉन्ड के फॉर्म में रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कीन्स के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उसके अनुसार यदि ब्याज दर ज्यादा होगा तो लोग किस रूप में पैसा रखेंगे। ऑप्शन को देखिए, ए में कहा जा रहा है मोर इन बॉन्ड्स, यानी कि बॉन्ड्स में ज़्यादा पैसा रखेंगे। बी में कहा जा रहा है मोर कैश या बैंक डिपॉजिट, यानी कि कैश या बैंक डिपॉजिट लोग अपना बढ़ाएंगे। सी में कह रहा है इन बैलेंस पोजीशन, यानी कि दोनों में इक्वल इक्वल रखेंगे। और डी में कह रहा है किसी में नहीं रखेंगे। तो दोस्तों मैं फिर से बता दूं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो लोग बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करना प्रीफर करते हैं ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। बिकॉज लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, वो प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। इन ऑर्डर टू गेट प्रॉफिट व्हाट दे डू, दे ट्राई टू इन्वेस्ट द मनी इन द बॉन्ड। Okay, so when rate of interest is high, people preference would be bond. So its correct answer will be option number A. ठीक है दोस्तों, देखिए एक एक चीज़ों को क्लियर करते चलना है। हम लोगों ने जो भी चीज़ पढ़ा है उसे देखना है कि हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके दोस्तों, तो जिन लोगों को अभी समझने में दिक्कत हो रही है वो मेरे थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के थ्योरेटिकल पोर्शन को एक बार जाके देखें, एकदम क्रिस्टल क्लियर सब कुछ होगा दोस्तों। आइए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इफ मनी सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट एंड देयर इज इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट द मनी डिमांड विल। इसी तरह का क्वेश्चन आपसे आपके CIB के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा दोस्तों, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप अपने दिमाग को चला पा रहे हैं या ना चला पा रहे हैं, इससे ये जज होता है दोस्तों। तो क्या कह रहा है कि मनी सप्लाई को हमने फिक्स कर दिया और हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया, तो मनी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछा गया है दोस्तों। तो आप बताइए खुद दोस्तों। तो फ्रेंड्स ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है विल रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन बी कर रहा है डिक्लाइंस, ऑप्शन सी कर रहा है इंक्रीज, ऑप्शन डी कर रहा है एनी ऑफ द अबव। अब मैं इसे अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जिन 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 दोस्तों ने मेरे वीडियो को नहीं देखा है कृपया कर वो वीडियो जाकर देखें और क्रिस्टल क्लियर होगा चीज़ें, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए मनी सप्लाई को आपको याद होगा कि वो वर्टिकल कर्व होता था, वर्टिकल लाइन होता था बेसिकली, तो उसको हमने फिक्स कर रखा है और हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं। तो अब बताइए दोस्तों, अभी अभी हमने देखा था कि पीपुल के पास, लोगों के पास पोर्टफोलियो के लिए दो चीज़ है, एक तो या तो वो पैसा के फॉर्म में रखना चाहेंगे कैश के फॉर्म में, या तो वो बॉन्ड के फॉर्म में। अभी मैंने बताया था कि सप्लाई को यदि आप फिक्स कर दो, मनी सप्लाई को फिक्स कर दो, और वो जनरली फिक्स ही रहता है क्योंकि मनी सप्लाई का कंट्रोल हमारी सरकार के हाथों में होता है। ठीक है दोस्तों, तो मनी सप्लाई को जनरली हम लोग फिक्स करते हैं। तो ब्याज दर यदि बढ़ा रहे हैं दोस्तों तो क्या होगा, आप खुद बताइए। लोग क्या कैश रखना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, वो चाहेंगे कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बॉन्ड के फॉर्म में जाए। तो दोस्तों मनी का डिमांड जो है वो क्या होगा, आप बताइए। मनी का डिमांड घटेगा। मनी का डिमांड घटने का क्या मतलब है दोस्तों, कैश का डिमांड, लिक्विडिटी का बात हो रही है दोस्तों, तो मनी का डिमांड घटेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मैं जो तरीका आपको समझा रहा हूँ, मैं एकदम आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को इस तरह से सोचना है। तो दोस्तों चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने अपने थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के 8 क्वेश्चन को डिस्कस किए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि हमारा बिजनेस साइकिल है। आइए इसे हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि बिजनेस साइकिल को कहा जाता है, ऑप्शन ए विशियस साइकिल, ऑप्शन बी डिप्रेशन साइकिल, ऑप्शन सी बूम साइकिल और ऑप्शन डी इकोनॉमिक साइकिल। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा था बिजनेस साइकिल टॉपिक में अच्छे से क्लियर किया था दोस्तों कि बिजनेस साइकिल को हम लोग इकोनॉमिक साइकिल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ मैंने अपनी PDF लेसन में भी प्रोवाइड किया है। जिन लोगों ने मेरा मेंबरशिप
चैनलाइजेशन मेंबरशिप को ऑप्ट किया है उन्हें पीडीएफ भी मिला है और वो वहाँ से देख सकते हैं। मैंने अच्छे तरीके से समझाया था कि बिजनेस साइकिल का दूसरा नाम है इकोनॉमिक साइकिल। तो दोस्तों क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है अ वेव ऑफ प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन इन वन इंडस्ट्री अफेक्ट अनदर इन अ बिजनेस साइकिल, व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि यदि प्रॉस्पेरिटी का वेव है या डिप्रेशन का वेव है किसी एक इंडस्ट्री में और उसके कारण जो है दूसरे इंडस्ट्री को भी इफेक्ट हो रहा है किसी बिजनेस साइकिल में, तो इस प्रॉस्पेरिटी को क्या कहा जाएगा। आइए देखिए, वो इस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा, सॉरी इस गुण को क्या कहा जाएगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपका एक इंडस्ट्री है, आपके इंडस्ट्री में क्या हुआ, प्रॉस्पेरिटी हुआ, आपका इंडस्ट्री जो है लाभ में रहा, या आपके इंडस्ट्री में डिप्रेशन आ गया, तो उसके कारण क्या हुआ कि आपके दोस्त का भी इंडस्ट्री में सेम सिचुएशन आ गया। तो ऐसा प्रॉपर्टी बिजनेस साइकिल का है, इसे हम लोग क्या कहते हैं। मैंने अच्छे तरीके से समझाया था दोस्तों इन चीज़ों को। जिन लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है वो उनमें कुछ नहीं करना है, वो हमारे क्रैश कोर्स का जो 5वां लेसन है, छठा डे को मैं समझाया था इस टॉपिक को, यानी कि कल मैं समझाया था, तो उन्हें जाकर देखें, इसके एकदम सब कुछ क्लियर होगा। ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। अब बिजनेस साइकिल इज अ वेव, ऑप्शन बी कह रहा है बिजनेस साइकिल इज साइंक्रोनिक, ऑप्शन सी कह रहा है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन आर रेकरिंग, ऑप्शन डी कह रहा है एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों मैंने बताया था कि यहाँ पे साइंक्रोनिक फीचर है, साइंक्रोनिक नेचर होता है बिजनेस साइकिल का। साइंक्रोनिक का क्या मतलब हुआ, यदि एक इंडस्ट्री में कुछ होगा तो उसका इफेक्ट दूसरे इंडस्ट्री पे भी सेम पड़ता है, इसे ही हम लोग कहते हैं साइंक्रोनिक। नाम से ही क्लियर है दोस्तों, साइन मतलब होता है सेम, ठीक है दोस्तों। तो साइन मतलब होता है सेम, तो एक इंडस्ट्री का इफेक्ट दूसरे इंडस्ट्री पे सिमिलर वे में यदि पड़े तो हम लोग कहते हैं ऐसे फीचर को कि बिजनेस साइकिल हमारा साइंक्रोनिक नेचर का है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत बार गलती क्या करते हैं आप लोग, नॉट करेक्ट को छोड़ देते हैं, आप करेक्ट को ढूंढने लगते हैं, इससे आपका टाइम भी जाता है और क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं दोस्तों। तो इसीलिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ना काफी आवश्यक है। चलिए हमने ध्यान से पढ़ लिया कि यहाँ पे नॉट करेक्ट लिखा हुआ है। अब ऑप्शन को देखिए दोस्तों। पहला ऑप्शन कह रहा है वेरियस फेजेस इन अ बिजनेस साइकिल आर रिपीटेड, ऑप्शन बी कह रहा है देयर कैन नॉट बी अ डेफिनेट बूम और डिप्रेशन पीरियड, ऑप्शन सी कह रहा है देयर आर 4 फेजेस इन बिजनेस साइकिल, ऑप्शन डी कह रहा है अपवार्ड मूवमेंट आर सडन देन डाउनवर्ड। अब देखिए दोस्तों, जिन लोगों को बिजनेस साइकिल का कैरेक्टरिस्टिक्स पता होगा वो तुरंत आंसर दे देंगे और जिन्हें नहीं पता होगा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आइए तो पहले हम लोग ये देख लें कि कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि जो फेजेज है वो रिपीटेड है। हम लोगों ने 4 फेजेज को डिस्कस किए थे दोस्तों, आपको याद होगा। एक था बूम, एक था डिप्रेशन, एक था रिकवरी और एक था हमारा रेसेशन। ये 4 फेजेस थे दोस्तों। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि यदि अभी बूम फेज है तो उसके बाद हमारा अगला फेज आएगा, अगला फेज आएगा, फिर से बूम फेज आएगा। तो यानी कि बिजनेस साइकिल का जो फेजेज है वो रिपीट करते हैं दोस्तों। तो ये तो सही है हमारा। बी में कहा जा रहा है कि देयर कैन नॉट बी अ डेफिनेट बूम और डिप्रेशन पीरियड, ये भी सही है। हम प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते हैं दोस्तों, मैंने बताया था कि ये अनप्रेडिक्टेबल है, सो कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है दोस्तों, कि श्योर नहीं कर सकते कि बूम ही होगा या डिप्रेशन ही पीरियड होगा। अब सी में देखिए क्या कर रहा है, देयर आर 4 फेजेस इन बिजनेस साइकिल। तो दोस्तों ये भी सही है कि बिजनेस साइकिल में 4 फेजेस होते हैं, ये भी सही है। डी में कह रहा है कि अपवार्ड मूवमेंट ज़्यादा सडन होता है डाउनवर्ड से, ये गलत है दोस्तों, ऐसा हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, यानी कि डी हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आइए 4th नंबर को देखते हैं। क्रिसिस फेज इज ऑल्सो नोन एज, तो क्रिसिस फेज किसे कहते हैं, रिकवरी को कहते हैं, बूम को कहते हैं, रिसेशन को कहते हैं और डिप्रेशन को कहते हैं। इन चारों में से किसे कहते हैं क्रिसिस। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि क्रिसिस जो है हमारा, वो हमारा होता है रिसेशन। रिसेशन पीरियड को ही क्रिसिस कहा जाता है, इसको मैंने अच्छे तरीके से समझाया था। तो ये कीवर्ड है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि क्रिसिस फेज यानी कि रिसेशन फेज। चलिए इसके बाद 5वां क्वेश्चन है हमारा सिचुएशन व्हेन सप्लाई एक्सीड डिमांड। अब दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि सप्लाई यदि डिमांड से बढ़ रहा है तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं दोस्तों, रिकवरी कहते हैं, बूम कहते हैं, रिसेशन कहते हैं और डिप्रेशन कहते हैं। तो इसका जवाब वही दे पाएंगे जिनका कंसेप्ट क्लियर होगा, और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मेरे पिछले वीडियो में जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में संक्षेप में समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो फेज था हमारा वो था बूम वाला। बूम वाले में शुरुआत में क्या होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है चीज़ों का, लोगों के पास ज़्यादा डिमांड रहता है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बूम के बाद क्या हुआ, बूम के बाद आता है रिसेशन। आखिर बूम के बाद रिसेशन क्यों आया, क्योंकि ऐसा हुआ कि डिमांड इतना ज़्यादा हो गया कि चीज़ें की महंगाई बहुत बढ़ गई। अब महंगाई बढ़ गई तो क्या हुआ, लोग कम से कम कंज्यूम करना शुरू किए, इस कारण से दोस्तों डिमांड हमारा घट गया। और तब आता है हमारा रिसेशन।
रिसेशन में क्या होता है कि सप्लाई तो अपने ओरिजिनल रेट से ही है लेकिन डिमांड घट गया। तो यहाँ देखिए सप्लाई ओरिजिनल रेट से है और डिमांड हमारा घट गया, इसे ही तो कहते हैं हम लोग। यही तो क्वेश्चन में कहा पूछा गया है कि ऐसा सिचुएशन कौन सा है, ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें सप्लाई जो है वो हमारे डिमांड से ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, आपूर्ति हमारी खपत से ज़्यादा है, तो ऐसे हम लोग कहते हैं दोस्तों रिसेशन। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं रिसेशन, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और भी दोस्तों ये जो रिकवरी डिप्रेशन, इसके बारे में मैंने डिटेल में समझाया है। और आपको पता होगा दोस्तों डिप्रेशन को हम लोग कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए भी कीवर्ड है। तो दो कीवर्ड आप लोग याद रखेंगे, जब भी क्राइसिस बोला जाए तो रिसेशन याद रखेंगे, जब भी अंडर एम्प्लॉयमेंट बोला जाए तो डिप्रेशन याद रखेंगे। तो देखिए एक हॉलिस्टिक तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू 4 क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। तो ये तरीका आप लोग को अपनाना है प्रिपरेशन में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अपने चैप्टर नंबर 7 पे, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म था, उसके बेसिस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो मैं फिर से कहूंगा जिन लोगों ने इसका वीडियो लेसन नहीं देखा है वो क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाएं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पे आप लोग इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में पूछा गया है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वाज इनिशिएटेड इन द ईयर। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किस साल में आया था? ऑप्शन है 1980, बी है 1985, सी है 1991 और डी है 1995। तो दोस्तों स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आया था हमारा 1991 में, 1991 में, ये आप याद रखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। देखिए सर्विस सेक्टर का पता होगा दोस्तों, इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है जितना हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं हो पाया ग्रोथ, जितना हमारा और सब सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ नहीं हो पाया, सर्विस सेक्टर का ग्रोथ उससे भी दुगना हुआ है। तो आखिर क्या रीजन था, क्या कारण है ऐसा ग्रोथ होने का, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है सिनर्जीज प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, बी कह रहा है लिबरलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, सी कह रहा है पॉलिसी इनिशिएटिव विद रिगार्ड टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डी कह रहा है ऑल। तो दोस्तों ये सभी के सभी सही हैं। ठीक है, हाँ कुछ छूटें दी गई, ठीक है, जिसके कारण जो जो पॉलिसी थी, जो नीति बनाई गई, जिसके इनिशिएटिव लाई गई, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो हेल्प किया इसके बूस्ट में। ठीक है दोस्तों, तो इन चाहिए चारों के तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हु रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज पेमेंट एंड सेटलमेंट इन इंडिया। पेमेंट एंड सेटलमेंट को कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शन है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और डी है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों पेमेंट एंड सेटलमेंट को सुपरवाइज करने वाला हमारा आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफॉर्म रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड रिफॉर्म्स कौन सा था? तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। हम लोगों ने चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 7 के क्वेश्चन को डिस्कस किए, एमसीक्यू को डिस्कस किए। होपफुली आपको लेसन पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो आपके सामने प्रस्तुत किए और आपने देखा होगा कि कितना यूजफुल रहता है थ्योरी को अच्छे से क्लियर करना। तो दोस्तों यदि आपको इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप मेंबरशिप में जुड़ जाएं, आपको रेगुलर वे में पीडीएफ मिलता रहेगा। इस क्रैश कोर्स में हम लोग जो भी चैप्टर कवर करेंगे सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स इस लेसन को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इसके शेयर करें, और भी लोगों को जोड़ें जो भी जेसीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी जोड़ें इस चैनल के साथ, ताकि वो भी फ्रीली, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली ये सारे वीडियोस आप ही के लिए हैं, तो फ्री वे में वो लोग प्रिपेयर कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।